नाज़रीन, ओवरऑल हम एक तारीख रकम होती हुई देख रहे हैं। जो यहां पर ममालिक इकट्ठे हुए हैं, जो ये कौमें इकट्ठी हुई हैं, अगर आप तारीख को उठाकर देखें तो इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है। क्योंकि ये जो तमाम नेशंस हैं जो आज आपको एक सफबंदी करती हुई नजर आ रही हैं वेस्टर्न ऑर्डर के खिलाफ, अब यहां पर बहुत तजादात हैं, यहां पर बहुत सारे झगड़े हैं, बॉर्डर इश्यूज हैं, बहुत सारे क्लैशेस हैं। इस सब के बावजूद अगर ये कौमें आज इकट्ठी हो गई हैं और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अगर चाइना पहुंचे हैं, तो आप समझ लें कि ये तारीख है जो यहां पर हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, जो अपना धारा यहां पर जब वो बदल रही है। और इसीलिए वेस्ट का जो ऑर्डर है, वेस्टर्न कैपिटल्स हैं, वो आज पैनिक के अंदर है, क्योंकि उनकी जो पॉलिसी रही है वो एक ही पॉलिसी थी, वो है तकसीम करो और हुकूमत करो, यानी डिवाइड एंड रूल। इसी के जरिए उन्होंने आप देखें कि अफ्रीका के कदावर और ताकतवर तरीन लोगों के ऊपर हुकूमत की, मिडिल ईस्ट और एशिया की इतनी बड़ी बड़ी अकवाम के ऊपर जब उन्होंने हुकूमत की है, और सिर्फ क्या एक को निशाना बनाया तो साथी से मदद ले ली, यानी हमसाया मुल्क से, क्योंकि दुश्मनियां तो होती हैं, दो मुल्क हैं उसमें से एक को साथ मिला दिया, दूसरे के ऊपर चढ़ाई कर दी। तो ये जो आज चाइना की सरपरस्ती के अंदर ये सारी कौमें इकट्ठी हो गई हैं, तो ये मामूली चीज नहीं है। ये आप सदियों की जो एक उधर से रिवायत चली आ रही है, ये सारी कौमें उसके खिलाफ खड़ी हो गई हैं, क्योंकि ये सारी कौमें मजबूर हुई हैं। ये मजबूरी यानी इतनी वो तंग आ चुकी हैं ये सारी नेशंस के, अब इनके पास कोई रास्ता ही नहीं है कि ये मुत्तहिद हो जाएं। इतना इनको कॉर्नर किया गया है। इस वक्त भी अगर आप देखें तो अमेरिकन और वेस्टर्न पॉलिसीज क्या है, मुल्कों के खिलाफ अस्करी तौर पर घिराव किया जा रहा है। वेनेजुएला को आप देखिए, मिडिल ईस्ट का क्या हशर हो चुका है, फिलिस्तीन के अंदर इस वक्त क्या हो रहा है, ईरान के खिलाफ उन्होंने जंग मुसल्लत कर दी। अब इससे बड़ा जुल्म क्या होता है कि एक मुल्क के ऊपर हमला कर दिया जाए, इससे कोई बड़ी बात हो सकती है? क्योंकि जब एक मुल्क के ऊपर हमला होता है तो उनकी हिस्ट्री, उनकी शनाख्त, उनके ख्वाब, उनकी शायरी, उनका लिटरेचर, उनकी सब कुछ जब वो डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन जब वो डिस्ट्रॉय कर दी जाती है। इससे बड़ा जुल्म कोई होता नहीं है किसी कौम के ऊपर जब चढ़ाई कर दी जाती है, उसके ऊपर जब हमला कर दिया जाता है। तो इसलिए ईरान तो, नॉर्थ कोरिया, ये सब कौमें तो फोर फ्रंट के ऊपर थी और कॉपरेशन बढ़ा रही थी, लेकिन बाकी सब का मुत्तहद हो जाना ये सब कुछ बदल कर रख देगा, ठीक है ना। अभी भी आप देखें कि अमेरिकन पॉलिसी क्या है, अभी भी वो कहीं पर अपनी इकोनॉमी का जो तसल्लुत है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं पर जो है वो अपनी मिलिट्री है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। कितना अलाउ उन्होंने इजराइल को कर दिया, ये कोई शुगल हो रहा है यहां पर, यानी कोई इसकी मिसाल मिलती है जो वेस्ट ने किया है और जो इजराइल को अलाउ किया है, इसकी कोई मिसाल मिलती है? सारी हदें उन्होंने जो है वो क्रॉस कर दी हैं। तो अब और ये उन्होंने इबरत बनाने की कोशिश की है फलस्तीन को कि सबका हक सही होगा। तो इंडिया का खड़े हो जाना ये भी कोई मामूली वाकया नहीं है। इंडिया के ऊपर जो शरात अमेरिका रख रहा है ये इंडिया के इंटरेस्ट में नहीं है। जैसे वो कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर के टैरिफ, जब वो एग्रीकल्चर के जो कंडीशंस वो चाहते हैं, उससे ये कि जो इंडिया के किसान हैं उनको बहुत ज्यादा वो डैमेज होंगे, और भी बहुत सारी चीजें उनसे जो डिमांड की जा रही हैं वो उनके इंटरेस्ट में नहीं है। तो इसलिए मतलब इंडिया के ऊपर तो वेस्ट इन्वेस्ट कर रहा था कि वो चाइना के खिलाफ लड़ेगा, और आज इंडिया जब चाइना पहुंचा हुआ, ये मामूली चीज है। और इंडिया भी तो पॉलिसी यही थी कि ठीक है वेस्ट हमें टेक्नोलॉजी देगा, इन्वेस्टमेंट्स करेगा और चाइना के खिलाफ सारा मामला होगा। तो वो पिछले कई सालों से यही तो चल रहा था। आज इंडिया ने ये जो स्टेप लिया और कहा है कि हम बिल्कुल सरेंडर नहीं करेंगे, ये कोई मामूली चीज नहीं है। और यहां पर बहुत बड़े बड़े अलायंसेस बन रहे हैं, बहुत बड़ा बड़ा कॉपरेशन हो रहा है। तो वन आफ्टर अदर मेगा न्यूज है वो इस तनाजुर के अंदर आपके सामने रखेंगे। असल जो कुछ आपको चीन में नजर आ रहा है वो समझे वो फलस्तीन के लिए हो रहा है, क्योंकि जो कुछ फलस्तीन में हो रहा है वो अमेरिकी पॉलिसी का नतीजा है, और अमेरिका के पास ये ताकत है तो वो ये कर रहा है। तो उस ताकत को जब चैलेंज कर दिया जाएगा तो सब कौमों की निजात होगी, सबकी निजात होगी। इसलिए ये वन बैटल है, ये कॉमन बैटल है, वगरना नॉर्थ कोरिया अपने फौजें रशिया के लिए ना भेजता। ये कॉमन फाइट जो है वो सबकी बन चुकी है। लेकिन ये बात भी ज़हन में रखें, अमेरिका खामोशी से बैठा नहीं रहेगा, वेस्ट खामोशी से बैठा नहीं रहेगा, और वो अपनी पूरी ताकत के साथ एक एक कौम के ऊपर हमलावर होंगे। इसलिए ये जो अगला आने वाला टाइम है ये क्राइसिस से भरपूर है। वो साउथ एशिया की कौमों को लड़ाने की कोशिश करेंगे। जैसे अब देखना पाकिस्तान जो है, अब नजर करम उनकी पाकिस्तान के ऊपर हो गई है, अचानक नजर करम जब पाकिस्तान के ऊपर हो गई है। वैसे तो पाकिस्तान उनको भुला हुआ था, अब अचानक ऐसा ट्रंप को क्या हुआ, बड़ा अच्छा लगने लग गया है उनको पाकिस्तान। तो कौमों को इसी तरह से अच्छा जी प्रॉस्पेरिटी के नाम के ऊपर और दूसरे सबको जो है वो एक दूसरे के खिलाफ लड़वाने की कोशिश की जाएगी। तो साउथ एशिया की जो कौमें हैं वो भी अपने खिलाफात बुलाकर इस बात को समझें कि आज वक्त की जरूरत क्या है। और मिडिल ईस्ट की जो कौमें हैं वो भी आप देखें कि वो ईरान को खतरा बताना जब वो बंद करें, और जो असल खतरा है उसके खिलाफ सब बंदी करें, वगरना बहुत बड़ी तबाही सबकी तरफ आ रही है। टर्की ने कहा है कि ईरान और टर्की की जो फौजें हैं अब उनका कॉपरेशन आगे बढ़ेगा। टर्की और ईरान के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, सियासी क़यादत मिली, ताल्लुकात बेहतर हुए। अब कह रहे हैं कि दोनों की जो आर्मीज हैं वो अपना कॉपरेशन आगे बढ़ाएंगी। तो ये बहुत बड़ी यानी कि डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी तब्दीलियां हैं। और एक अब उनको बात समझ आ रही है, टर्की को भी ये बात समझ आ रही है, मिस्र को भी ये बात समझ आ रही है, और बाकियों को भी समझ लेनी चाहिए।
अपनी मिलिट्री को उसकी कैपेबिलिटी बढ़ानी होगी, उसको अपग्रेड करना होगा, इसके सिवा इनके पास कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि मिलिट्री ही एक ही ऑप्शन है इजराइल के खिलाफ। कोई आपकी डिप्लोमेसी, कोई आपकी डिमांड, कोई रहम की अपील वो काम नहीं आएगी। तो अब ये इनको समझ आ रही, तो ये अब कॉपरेशन बढ़ रहा है, मिस्र और ईरान का कॉपरेशन बढ़ रहा है। और अब टर्की ने भी कहा कि, और ईरान की उनकी जो मुलाकात हुई, उन्होंने कहा जो आर्म्ड कॉपरेशन अब आगे बढ़ेगा। और प्यूटन ने एक बड़ा फैसला किया है और ईरान को शामिल कर लिया गया है, यूरेशियन जो ट्रेड एग्रीमेंट है उसमें शामिल कर लिया गया है। इसके तहत अब ईरान जो है वो कई एक नेशंस के साथ, जो सेंट्रल एशिया की हैं, बाकी नेशंस हैं, उनके साथ फ्री ट्रेड कर सकेगा। ये सारे वो अमली इकदाम हैं जो सैंक्शंस को डिफाई करने के लिए, जो सैंक्शंस को फेल करने के लिए। वेनेजुएला कह रहा है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, और यहां पर इजराइल जो है वो कई फ्रंट्स के ऊपर अपनी फौज डिप्लॉय कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि गजा में जाएगा तो वो ये एस्टिमेट कर रहा है कि उसके ऊपर हमला हो सकता है मुख्तलिफ तरफ से, तो अपनी फौजी जो है वो डिफरेंट फ्रंट्स के ऊपर डिप्लॉय कर रहा है। वन आफ्टर अदर, एक से बढ़कर एक खबर है, मैं आपके सामने रखता हूं, लेकिन गजा से शुरू करते हैं और फिर सब हेडलाइंस आपके सामने रखेंगे। इजराइल के फौजी पागल हो रहे हैं, इजराइल के फौजी जो है वो पागल हो रहे हैं बाकायदा। पहले तो ये खबर आ रही थी कि इजरायली फौजी अपनी जानें ले रहे हैं, अब इससे भी अगली खबर आ रही है वो अपने साथ अब दूसरों की जानें भी ले रहे हैं। हुआ यह है कि जो रिहैबिलिटेशन सेंटर है, जहां पर ये सारे जो पागल हैं और जो साइकोलॉजिकली जो इनके मामला हो चुके हैं, तो उनका इलाज जहां पर हो रहा है रिहैबिलिटेशन सेंटर, वहां पर क्या हुआ है कि एक फौजी ने गन उठाकर हमला कर दिया सबके ऊपर, और गार्ड के ऊपर, और आगे पीछे जब हमला किया तो आगे से फिर उसके ऊपर हमला हुआ। तो वो असल में जख्मी हुआ था गजा में, उसके पांव के ऊपर गोली लगी थी, तो यहां पर गार्ड ने उसके दूसरे पांव के ऊपर भी गोली मार दी, ठीक है ना। तो वो जनाब वहां पर ये वाकया, और अजीब और गरीब वाकया है, यानी आप अंदाजा नहीं कर सकते ये कितना बड़ा वाकया। अब नहीं जान लेना है अलग बात है, यानी वो इतने ये फौजी अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे हैं कि गन उठाकर दूसरों के ऊपर हमले कर रहे हैं। तो ये है इजराइल की असलियत, और बहुत भयानक फैसला इन्होंने किया है। ये कतन इनको सूट नहीं करता था, और अपनी ये हिस्ट्री के ऊपर भी नजर डालते ये बिल्कुल इनको सूट नहीं करता था। बहुत बड़ी तबाही इन्होंने अपने लिए खरीदी है, बहुत बड़ी, आप कह लें कि एक ना खत्म होने वाला सिलसिला है जो आगे आ रहा है, इनको सोच लेना चाहिए था। तो ये हेडलाइन है कि इजरायली सोल्जर इंजर्ड हुआ, उसका पांव जख्मी था, ट्रीटमेंट हो रहा था रिहैबिलिटेशन सेंटर के ऊपर, साइकोलॉजिकल कंडीशन उसकी ठीक नहीं थी, और ही अटैक्ड द सेंटर्स, और गार्ड्स, वहां पर अटैक हुआ और गार्ड्स ने उसके दूसरे पांव के ऊपर भी जब अटैक कर दिया। शूटिंग एट अ सोल्जर जो सफर कर रहा था साइकोलॉजिकल कंडीशन के साथ, और ये सारा बियर शिबा के अंदर ये सारा वाकया हुआ है। इंटरनेशनली नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन है, एसोसिएशन है स्कॉलर्स की, तो उसने डिक्लेयर कर दिया है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कि इजराइल जेनोसाइड कर रहा है। ये आप देखें ना कि एक एक जगह से इनकी बुनियादें हिल रही हैं, इनकी जड़ें खोखली हो रही हैं। वो तमाम इंस्टीट्यूशन जिसके ऊपर इनका कंट्रोल था, अब वो बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है। तो ये मतलब स्कॉलर्स की इंटरनेशनली सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, उसने कैटेगोरिकली डिक्लेयर कर दिया कि ये जेनोसाइड यहां पर हो रही है। इजराइल इज कमिटिंग जेनोसाइड इन गाजा, स्कॉलर्स एसोसिएशन सेज। बहुत ज्यादा इसकी अहमियत है, दुनिया के सारे स्कॉलर्स बड़े इसके साथ जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने ये डिक्लेयर किया। और ये सारे वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस हैं, ये वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस हैं, तो वेस्टर्न जो गवर्नमेंट्स है वो कब तक इसका जो सामना करेंगी। अच्छा जी, अब इजराइल जो है वो फोर्सेस को मोबिलाइज कर रहा है, और वो गजा में, चुके अब नेतन्याहू कह रहा है मेरे पर ट्रंप का प्रेशर है कि फौजें दाखिल करो। आप जरा अंदाजा करें, और जब ट्रंप यहां मिडिल ईस्ट में आया था तो एक एक मुल्क में जिसमें भी वो गया, सब ने उसको अमन का मसीहा के तौर पर जब इंट्रोड्यूस करवाया कि अमन का मसीहा आया, ठीक है। अब नेतन्याहू ये कह रहा है कि मुझे ट्रंप कह रहा है कि फौजें दाखिल करो। कहां किसी के साथ जंग नहीं करनी, बच्चों को और औरतों को वहां पर मारेंगे, और क्या करना है, जंग कर रहे हैं, जंग के लिए फौजें भेज रहे हैं, तो जंग नहीं, उस गजा में जो जेनोसाइड जहां पर हो रही है उसमें मजीद फौजें दाखिल करो। अमन का मसीहा आया, और यहां पर हमारे मुल्कों ने जाकर उसको नोबेल पीस प्राइज के लिए नामजद किया। अच्छा, हमारे मुल्कों ने भी जाकर किया, नेतन्याहू ने भी उसको नोबेल पीस प्राइज के लिए किया। पता नहीं कौन सी पॉलिसी है। तो जनाबे अली, ये 5 रिजर्व ब्रिगेड्स को जब मोबिलाइज कर रहे हैं, अब पॉलिसी ये है कि जो रिजर्व फौजें हैं वो सीरिया और लेबनान के बॉर्डर के पर डिप्लॉय होंगी, और जो रेगुलर फौज है वो गजा में लड़ेगी, क्योंकि अब वो जो रिजर्व फौज है वो वहां पर एक दूसरे को मार रही है, यानी कि वो फ्रेंडली फायर से, और आगे ज़ाहिर को उनको ट्रेनिंग भी मुकम्मल नहीं है, और रिजर्व वहां पर जाना भी नहीं चाहते। तो रेगुलर फौज गजा में लड़ेगी, और रिजर्व जो फौज है वो सीरिया और लेबनान के बॉर्डर के पर खड़ी होगी कि यहां से कोई हमला ना हो जाए। और इसके साथ इजराइल जो है वो आज से 60,000 रिजर्व फौजियों की रिक्रूटमेंट जो है वो भी शुरू करने जा रहा है। तो ये गैर मामूली बात है कि रिजर्व सोल्जर्स विल बी डिप्लॉयड ऑन द बॉर्डर्स ऑफ लेबनान एंड सीरिया, कि हमला इधर से जब ना हो जाए, तो इनको खतरा है कि गजा में एस्केलेशन होगी तो इधर से जब हमला होगा। मिस्र और जॉर्डन का जब वो राब्ता हुआ है, और दोनों की हिस्ट्री है, दोनों ने जंगें लड़ी हैं इजराइल के साथ। मिस्र और जॉर्डन दोनों ने जंगें लड़ी हैं इजराइल के साथ, और ये दोनों यानी इनका मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है। अच्छा, अब इस सारे अरसे में ये खामोश रहे हैं, और इन्होंने अलाउ किया इजराइल को कि जो करना है करो, ठीक है ना, फलस्तीन के साथ जो करना है करो। ये नहीं चाहते थे कि हो, लेकिन इन्होंने किया भी कुछ नहीं, ठीक है। और इनके अमन माहिदे, और जॉर्डन ने मिसाइल भी गिराया, सारा कुछ हुआ। लेकिन बात यह है कि अमन हासिल नहीं हो सकता, आपके बॉर्डर्स के ऊपर जेनोसाइड हो रही है।
अमन कैसे हो जाएगा? वेस्ट बैंक में भी तो जेनोसाइड हो रही है, गजा में भी हो रही है, उधर मिस्र का बॉर्डर, जॉर्डन का बॉर्डर, आपके बॉर्डर के ऊपर इतना बड़ा जुल्म हो रहा है, आप पीस कैसे हासिल हो जाएगा? तो अब ये मुल्क जो है वो इंतजार करते 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 अब बहुत ही डिसाइडिंग टाइम आ गया इन मुल्कों को जब वो फैसला करना है, तो इनके आपस में नाते हुए हैं, देखते हैं ये क्या चीजें सामने लेकर आते हैं। लेकिन जंग भी करना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि दोनों की वो उतनी पावर नहीं है। जंग भी करना आसान काम नहीं है, लेकिन खामोश भी नहीं बैठ सकते, फिर क्या करेंगे? और यही तो घमंड है इसराइल को कि ये कुछ कर नहीं सकते, तो फिर अगर कर नहीं सकते तो गवर्नमेंट डिस्टेबलाइज हो जाएंगी, ये चल नहीं सकता। तो इनको हिम्मत करनी होगी, और ये जो फूलिश पॉलिसीज हैं, कभी हिजबुल्लाह को डिसआर्म करो, फलाना करो, इसको छोड़ना होगा। अब वो सीरिया को इसराइल जो ऑक्युपाई कर रहा है, ठीक है, तो राब्ता हुआ। अच्छा, और मिस्र ने डिक्लेयर कर दिया है कि पहले कतर ने डिक्लेयर किया कि इसराइल की वजह से सीजफायर नहीं हो रहा, पहली बार उन्होंने डिक्लेयर किया, और अब मिस्र ने भी डिक्लेयर कर दिया कि ये इसराइल है और ये रीजन को तबाही की तरफ धकेल रहा है। और ये उनको तब सोचना चाहिए था जब उसके साथ $35 बिलियन की डील कर रहे थे। इसराइल का लैक ऑफ रिस्पांस जो है रिफ्लेक्ट के ये कंप्लीट एब्सेंस है इसराइल की टू डी एस्केलेट एंड रिस्टोर काम, ये बिल्कुल इसराइल अमन नहीं चाहता। तो बुनियादी बात जो हम करते हैं वो यही है कि जब आप बड़ी बड़ी डीलें इसराइल के साथ कर रहे होते हैं, तो अनकंडीशनल जब डील करेंगे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। जब आप इतनी बड़ी डील कर रहे हैं तो कुछ तो आपको लेवरेज इस्तेमाल करनी चाहिए। जब आप अब्राहम अकॉर्ड कर रहे हैं, इतनी बड़ा उनके साथ मुआहदा कर रहे हैं, और हमने एक भी शर्त नहीं रखी, इतना बड़ा मुआहदा कर लिया, तो पीस थ्रू सरेंडर ये कोई पॉलिसी नहीं है, और इससे कुछ हासिल नहीं होगा। हैरेड्स ने रिपोर्ट किया है कि इसराइल के तमाम जो सिक्योरिटी हेड्स हैं, उन्होंने नेतन्याहू को कहा कि डील कर लो, यही बेहतर है। फौजी जाएंगी तो जरूर, और जा भी चुकी हैं बहुत सारी, लेकिन डील करना इसराइल के फायदे में है। ऑल हेड्स ऑफ द सिक्योरिटी एजेंसीज सपोर्ट एक्सेप्टिंग द डील प्रपोजल, ठीक है, ये बात हो गई। वो भी एस्टिमेट कर रहे हैं कि इसमें इस तरफ नहीं जाना चाहिए, लेकिन बहरहाल कोई भी चीज इसराइल को रोक नहीं सकेगी नेतन्याहू को। अच्छा, हैरेड्स की दो हेडलाइन, इन्वेड गाजा सिटी, टेक द ब्लेम, नेतन्याहू सिग्नल्स ओनली द आईडीएफ विल आंसर फॉर द फेलियर्स ऑफ हिज टेक ओवर प्लान। हैरेड्स लिख रहा है कि नेतन्याहू ने ये सिग्नल कर दिया कि जो भी फेलियर होगा वो आर्मी के जिम्मे होगा, मेरे जिम्मे नहीं होगा। और एक और हेडलाइन, मिसहैप आवर पॉलिसी इनसाइड द आईडीएफ डबल टैप स्ट्राइक ऑन गाजा's नसीर हॉस्पिटल इन खान, जहां पर जो जर्नलिस्ट हैं वो शहीद हुए, तो इसराइल ने कहा कि ये मिसहैप हुआ है। तो हैरेड्स ने पूरा लिखा ये मिसहैप नहीं है, ये पॉलिसी है इसराइल की। 250 मीडिया आउटलेट्स जो है उन्होंने स्टेटमेंट जारी की है। आउटलेट्स डिक्राई इसराइल टारगेटिंग ऑफ जर्नलिस्ट इन गाजा। प्रेशर बढ़ रहा है। तो आयरिश एक टॉप एक्टर हैं लियाम, वो जो इमदादी जहाज आ रहे हैं, फ्लोटिला आ रहा है, उसके ऊपर वो भी सवार है, ठीक है ना। आयरिश एक्टर जब उसके ऊपर सवार हैं, उनके सोसाइटी का हर यानी कि तबके से लोग जब शरीक हो रहे हैं प्रोटेस्ट में, आवाज उठाने में। और यूके में पार्लियामेंट सेशन हो रहा है, और उसमें उन्होंने कहा कि हम रिकॉग्नाइज भी करेंगे, सीज फायर होना चाहिए, ये वो सारी बातें उन्होंने की हैं। और फॉरेन सेक्रेटरी कह रहा है कि गजा में जो हो रहा है ये मैन मेड फेमन है, इजरायली मेड कहना चाहिए, लेकिन मैन मेड फेमन है। लेकिन उसके साथ उन्होंने एक और बात की है, कहते हैं गजा से अगर लोग निकलेंगे तो अल्टीमेटली ये बरतानिया पहुंच जाएंगे। ये बात उन्होंने खुद पार्लियामेंट में मानी है, होम मिनिस्टर ने। तो ये बात इनको सोचनी चाहिए। और कजाफी ने फ्रांस को कहा था कि अगर फॉल हुआ लिबिया का तो फिर मैसिव अफ्रीकन एक्सोडस के लिए तैयार हो जाओ, मैसिव अफ्रीकन जो है ना इधर तुम्हारी तरफ माइग्रेशन होगी, तैयार हो जाओ। तो वही हुआ। तो आज बरतानिया खुद कह रहा है कि वहां पर डिस्टेबलाइजेशन का मतलब होगा मजीद माइग्रेशन बरतानिया होगी, और बाकी यूरोप में होगी। तो ये उनको सोचना चाहिए, ये उनके इंटरेस्ट में नहीं। और मॉरल कोलैप्स किया यूरोप ने, वो यूरोप जिसको सिक्योरिटी बड़े थ्रेट्स हैं, यूक्रेन की जंग और बहुत सारे इकोनॉमिक क्राइसिस, डिवीजन, ये वो सारा करके मॉरल कोलैप्स भी अपना करके बैठे हुए हैं। और उधर से अमेरिका के टैरिफ भी हैं, बहुत सारी चीजें हैं, दुनिया यहां पर इकट्ठी हो रही है। एक और चीज आप नोट करें, एससीओ, ब्रिक्स नेशंस, उनकी कौमों का किरदार चेक करें, यानी उनकी ओवरऑल इमेज, उनके प्रेसिडेंट पुतिन, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, इनको देखें और वेस्टर्न लीडर्स को देखें। ट्रंप को देखें, वो कह रहा है मजीद गजा में भेजो। जर्मन चांसलर को देखो, वो कहता है डर्टी वर्क इसराइल कर रहा है लेकिन अच्छा है, हमारे लिए कर रहा है। जरा उनको भी देखें और इधर भी देखें, तो तहजीब भी किस चीज का नाम है। और बेन गबर कह रहा है कि 1 लाख सेटलर्स को जो है वो लाइसेंस दिए जाएंगे, ये लार्जेस्ट है। 1 लाख सेटलर्स को वो असलहा देने जा रहे हैं। टाइम नहीं है जॉर्डन के पास और ना ही मिस्र के पास। 1 लाख सेटलर को असलहा देने जा रहे हैं। वेस्ट बैंक में एक पैरेलल जेनोसाइड जारी है। ये सेटलर्स देखें, वहां पर प्रॉपर ज्यादा फौज भेजने की जरूरत भी नहीं है ना। सेटलर्स क्यों वहां पर ये सारा कुछ कर रहे हैं? क्योंकि आगे से उनके पास कौन सा असलहा है? तो उनके पास तो कुछ भी नहीं है, तो ये बंदूकें लेकर जाते हैं और उनको मार के जब आ जाते हैं। 1 लाख सेटलर्स को ये देने जा रहे हैं। और यमन कह रहा है कि हमारे सो मेनी सरप्राइजेस हैं और वो आ रहे हैं, न्यू टैक्टिक्स हैं और एडवांस स्ट्रेटजीज हैं इन ऑल फील्ड्स। और उन्होंने कहा कि अगर हमारे पास वेल्थ होती और अवेलेबल रिसोर्सेज होते तो हम कब के समंदर पार करके फलस्तीन पहुंच चुके होते। वेल्थ और रिसोर्सेज होते तो कब के समंदर पार करके इजराइल पहुंच चुके होते। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसे सरप्राइजेस हैं जो हमारे फ्रेंड्स भी नहीं जानते। हमारे फ्रेंड्स भी नहीं जानते कि हम इजराइल के साथ क्या करने जा रहे हैं। नाइदर फ्रेंड नॉर द एनिमी एक्सपेक्ट्स
and in our military stockpile we have tremendous capabilities. हमारे दुश्मनों को तो क्या पता होना, हमारे दोस्तों को भी पता नहीं कि हम क्या लेकर बैठे हुए हैं और हम क्या करने जा रहे हैं, ये यमन अनाउंस कर रहा है। तो चीन के ऊपर नजरें हैं और उसका इंट्रोडक्शन मैंने आपके सामने रखा है कि किस तनाजुर में ये सारा कुछ हो रहा है। अब ईरान के सदर की मुलाकात उर्दगान के साथ गैर मामूली हुई है, गैर मामूली, और उर्दगान का दौरा गैर मामूली है। नेटो का मेंबर और यूरोपीय यूनियन में शामिल होने का ख्वाहिशमंद चीन पहुंचा हुआ है, बहुत बड़ा सिग्नल। अच्छा, तो मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि ईरानियन और टर्किश आर्म्ड फोर्सेज जो हैं वो कोऑपरेशन अब बढ़ाएंगी, ईरानियन और टर्किश आर्म्ड फोर्सेज कोऑपरेशन बढ़ाएंगी। ये तारीख है जो रकम होती हुई देख रहे हैं, और इन मुल्कों को अब समझ ये आ रही है कि मिलिट्री है, अपनी आर्मीज को कैपेबल करो, उनकी अपग्रेड करो, यही एक रास्ता, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। यानी ये इतनी बड़ी बात है कि ईरान और टर्की की आर्मी वो अब कोऑपरेशन बढ़ाएंगे। इजराइल देखें, इजराइल ने भी तो डिवाइड एंड रूल किया हुआ है ना, अरबों को डिवाइड किया, ईरान के मिस्र से झगड़े, ईरान के टर्की से झगड़े। इजराइल के खिलाफ तो कोई मुतहद, कोई जिद्दोजहद आज तक हुई नहीं है। जो अरब वॉर्स हुई हैं उस वक्त तो ना कैपेबिलिटीज थी नहीं, बस जंग कर ली। उसके बाद जब मामलात हुए हैं और सारा, तो उसके बाद तो इत्तेहाद है ही नहीं। आज तक कौन सी मुतहद जंग जब इजराइल के खिलाफ, अभी भी नहीं हो रही। अभी वो हिजबुल्लाह के खिलाफ लगे हुए हैं और हमास के खिलाफ लगे हुए हैं, अभी भी वो इत्तेहाद तो नहीं है। तो इजराइल इसी वजह से तो बचा हुआ है। तो इन मुल्कों को सोचना है, और हर मुल्क के लिए थ्रेट बन चुका है इजराइल। और उर्दगान ने एक और बात की, उन्होंने कहा यूरोपियन जो सैंक्शन लगाने जा रहे हैं ये फ्यूटाइल स्टेप है, ये फजूल है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि ईरान को ये सरेंडर नहीं करवा सकते और हम ईरान के साथ हैं, ये उन्होंने बात की है। और ईरान और रशिया कॉपरेशन हाईएस्ट लेवल की तरफ जा रहा है, और प्यूटन ने खुद अनाउंस किया है कि वो शामिल कर रहे हैं ईरान को यूरेशियन जो ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रेड एग्रीमेंट। प्यूटन कह रहा है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन ईरान और यूरेशियन यूनियन जो है हैज एंटर्ड इनटू फोर्स, गैर मामूली। प्यूटन खुद अनाउंस कर रहे हैं। अब इसमें आर्मेनिया है, बेलारूस है, काजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, रशिया है, क्यूबा है, मोल्डोवा है, उज्बेकिस्तान है, ये सारी नेशंस हैं। इनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ईरान का हो गया है, प्यूटन ने अनाउंस कर दिया है। अब इन तमाम सेंट्रल एशिया की ये कौमें हैं, इन सब के साथ जब वो तिजारत कर सकता है ईरान, और यहीं पर वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। और यहां पर वो रोकेगा कैसे भाई, जो जमीनी राब्ते आगे पीछे ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। सैंक्शन तो क्या करती हैं, आपकी ट्रांजैक्शंस को रोकती हैं, आपके रूट्स को रोकती हैं, आपके जहाज पकड़ लिए जाते हैं। तो फाइनेंशियल सिस्टम अल्टरनेटिव पेमेंट मेथड्स वो लेकर आ रहे हैं, और वो रूट्स जो बना रहे हैं ट्रेड के, उसमें भी वो पकड़ नहीं सकते। तो सैंक्शन तो पहले ही कुछ नहीं कर सकी, तो अब क्या करना है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी था, ये ईरान की बहुत बड़ी कामयाबी है। और प्यूटन ने अनाउंस किया, ईरान और रशिया प्रेसिडेंट्स कॉल फॉर फुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ट्रीटी। प्यूटन और ईरान दोनों ने इस बात के ऊपर जोर दिया कि जो पार्टनरशिप ट्रीटी हुआ है वो पूरी तरह से उसको आगे हम इंप्लीमेंट करेंगे। और ईरान के सदर की यूएन के सेक्रेटरी जनरल के साथ मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि यूएस मस्ट टेक प्रैक्टिकल एक्शन टू एंड इजराइल्स अट्रॉसिटीज, और यूएन का जो इन एक्शन है वो इजरायली क्राइम्स को अनप्रेसिडेंटेड थ्रेट टू ग्लोबल पीस ले गया है, ग्लोबल पीस के लिए खतरा है। और ईरान के सदर ने कहा कि अगर यूरोपियंस ने ये एक्टिवेट किया तो तमाम डायलॉग कोलैप्स कर जाएगा हमारा यूरोपियंस के साथ, कोई डायलॉग हम यूरोपियंस के साथ नहीं करेंगे, ये सब हम खत्म कर देंगे, इसका नतीजा ये निकलेगा। और टर्की के हवाले से दो स्टेटमेंट्स देखिए। टर्की टू अर्ज आइसोलेशन ऑफ इजराइल एट यूएन, हाल टू आर्म्स शिपमेंट। टर्की ने कहा कि इजराइल को आइसोलेट किया जाए और यूएन की मेंबरशिप की वो बात कर चुके हैं कि इसकी मेंबरशिप जो है वो खत्म की जाए। आसान नहीं है ये, मतलब अब अरबों को भी मजीद जब वो आगे आना चाहिए। और टर्की आयज ए स्ट्रॉन्गर कोऑपरेशन विद एससीओ, टर्की स्ट्रॉन्गर कोऑपरेशन विद एससीओ उसकी बात कर रहा है। तो वेनेजुएला ये कह रहा है कि उन्होंने कहा कि मैं एक फाइटर हूं, सदर ने कहा अ डिफेंडर ऑफ दिस लैंड नो मैटर द कॉन्सिक्वेंसेस, हम पूरी तरह से तैयार हैं। ये वेनेजुएला जब वो कह रहा है, तो बहुत बड़े इवेंट्स हो रहे हैं, लेकिन जो गजा में लोग मरते चले जा रहे हैं वो बहुत ही पेनफुल है। और यही वो चीज है जो अब कौमों को बहुत ज्यादा इकट्ठा भी कर रही है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि आज की दुनिया में आपको बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। तो इत्तेहाद बहुत जरूरी है, लेकिन ये टाइम बहुत सेंसिटिव है क्योंकि अमेरिका भी खामोशी के साथ बैठा नहीं रहेगा। तो अब ये कौमें फैसला कर चुकी हैं कि हम इत्तेहाद करेंगी और सामना करेंगी, फिर जो भी होता है हो जाए। तो लेकिन अमेरिकन पॉलिसी जो इजराइल के लिए हैं, जो अलाउ किया हुआ है, जो इजरायली पॉलिसीज इन द रीजन है, वो इतना बड़ा एक खौफनाक एक अलमिया है और एक खौफनाक पॉलिसी है कि वो रीजन को बहुत बड़ी तबाही की तरफ धकेल रही है। तो ये इस वक्त की सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर किया आपने। राज रोगा करें, अल्लाह हाफिज।